एक व्यक्ति हैं जो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि इंडिया में सब उनका नाम जानते हैं, जो थोड़ा बहुत नेपाल की तरफ देखते हैं, प्रचंड। पहले प्रधानमंत्री भी हुए वो, और उनको लेकर हमेशा कहानियां बनती रहीं, लोग देखते रहे कि एक ऐसा नेता है जो जंगलों में छिपता रहा, टक्कर लेता रहा, कभी कभी इंडिया भी आता रहा। और हिंदुस्तान में कम्युनिस्टों को लेकर खासकर जो हिंसक गतिविधि करते हैं उन्हें लेकर कोई बहुत अच्छी छवि नहीं है। लेकिन प्रचंड को लेकर हिंदुस्तान में ऐसी कोई नापसंदगी भी नहीं है इंडियंस में, लोगों में। इस सरकार में जो अभी कल गिर गई, इसमें वो शुरू में गठबंधन में सहयोगी थे, फिर वो हट गए, उनसे अब मिली भी होंगी। अभी क्या नजरिया है उनका नेपाल की राजनीति को लेकर, मुद्दों को लेकर? अभी वो हट गए थे तो क्या इस आंदोलन के पीछे, जो अगर आंदोलन कहूं मैं इसे, उसमें उनका कोई रोल हो सकता है क्या? इस पर क्या कहेंगे आप? उनका ये आंदोलन में क्या रोल होगा तो ये तो बिल्कुल प्रिडिक्ट मतलब बोल नहीं सकते। बट वो ऑपोजिशन में थे तो उनको ये जो प्रोटेस्ट से फ़ायदा तो था, अगर एज ए एनालिस्ट आप देखें इसको। लेकिन प्रचंड जी का जो हिस्ट्री है, उन्होंने 10 साल का जो माओइस्ट रेवोल्यूशन, वो तो उस टाइम बहुत काफ़ी टाइम पे इंडिया में ही थे, इंडिया से उनको सपोर्ट भी मिला था। और जो पीस प्रोसेस का बिगिनिंग था, 12 पॉइंट अग्रीमेंट दिल्ली में ही साइन हुआ था, तो उनका एक नज़दीकी रिलेशनशिप था। और यूपीए गवर्नमेंट ने जो उनको आगे बढ़ाया, उसकी वजह से ही पीस प्रोसेस आगे बढ़ी है नेपाल में। तो उनका इसको लेके, और जो एक अल्ट्रा रेवोल्यूशन, माओइस्ट रेवोल्यूशन वो लेके आए, और जो ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को इन्होंने डिस्प्लेस किया, उसकी वजह से एक पॉपुलैरिटी पहले थी। बट 2008 के बाद आप देखिए, वो बहुत भारी बहुमत से जीते भी थे तब, लेकिन उनका फिर वही है, वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज जैसे ही बिहेव करने लगे। उनके पार्टी, माओइस्ट पार्टी गॉट स्प्लिट 2-3 टाइम्स। बाबूराम भट्टराई थे उनके साथ, ये भी साथ में नहीं रहे, और ये बहुत वीक फोर्स हो गए। और पिछले चुनाव में ये तो बहुत कम सीटें आई। लेकिन ये चीज़ है कि कम सीट आने के बावजूद भी वो या तो नेपाली कांग्रेस या यूएमएल को लेके वो सरकार बनाते रहे। ये इसका वजह ये है, जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती है। जो 2015 कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ना हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है, उन्होंने थोड़ा इसको ट्विस्ट करके बनाया हुआ है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इन नेपाल। एक है फर्स्ट पास द पोस्ट, जो मेजॉरिटी विन वो है, सरकार बनाए। लेकिन हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का भी है। तो वो उसकी वजह से कोई एक सिंगल पार्टी वहाँ पे मेजॉरिटी पे पार्लियामेंट में नहीं आ पा रही थी। और ये इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया कि अगर उनकी 30 सीट भी पार्लियामेंट में है, तो लार्जेस्ट पार्टी को के साथ वो गठबंधन बनाएंगे, बट वो बार्गेन करते रहे कि प्राइम मिनिस्टर पोजीशन उनको चाहिए, इसीलिए वो सत्ता में रहे। तो पिछली बारी जब इनका नहीं बना, तो इन्होंने क्या किया, प्रचंड को हटा के नेपाली कांग्रेस फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी एंड सेकंड लार्जेस्ट पार्टी यूएमएल, ये दोनों साथ में आ गए। एक की सीट थी 88, नेपाली कांग्रेस, और यूएमएल की 76। राइट। और मेरा ख्याल है 275 या कुछ वहाँ पे टोटल सीट है। और खुद उनकी प्रचंड की बात हुई तो 32। तो पहले कोलिशन में थे, फिर बाहर हो गए। तो बूढ़े तो वो भी हो गए, कभी क्रांतिकारी थे। हाँ? अब जनता पसंद नहीं करती उतना। बिल्कुल पसंद नहीं करते। कल उनके घर जलाए हैं लोगों ने। और इससे आप सोच सकते हो कि किस लेवल पे नफ़रत है। वो तो उनके अपने ही जो वो थे, शोल्डर्स थे जो इनके साथ लड़े हैं, वो भी बहुत इनके क्रिटिकल है। नाराज है। तो ये ऐसा मोड़ आ गया है कि जो हमारे सीनियर लीडर्स थे नेपाल में, इनका ना थोड़ा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। एक साथ सबको रिटायर करेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि वो तो छोड़ ही नहीं रहे थे, किसी को तो आगे तो बढ़ के तीनों ही, बोलना हाँ, था कि तो ये एक बहुत ही सफोकेशन जैसा मामला है ना, कि भाई हम जनता घर से निकले, कष्ट उठाए, सड़कों पे खड़े होकर लाइन लगा के वोट दे, और फिर वही लोग वापस वही लोग, यस, ना चाहते हुए वही लोग, वो फिर क्या सिस्टम? रिपीटेडली, सिर्फ देखिए आप कितने टाइम से हो रहा है वो रिपीटेडली।
वो ये जो 3 ट्रॉयकास ये जो पकड़ के रखे इन्होंने नेपाल का, ये एक्सेप्टेबल नहीं था और वो सुन नहीं रहे थे। तो वो जो एक वो फ्रस्ट्रेशन आना था। 75 साल के हो गए सब। हाँ जी, हाँ जी, देखिए भारत में कितनी चर्चा चल रही हो हाँ 75 जी, साल वाली, हाँ कि वही। रिटायर होना चाहिए, वैसी कोई चर्चा नेपाल में नहीं चल रही है। और एक एक चीज़ है कि इन्होंने ये जो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे, दे हैव फेल्ड, क्योंकि उनके खुद के पार्टीज में कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। वो उन्होंने कभी नहीं बनाया। और प्रचंड के पास तो वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, वो उन्होंने नहीं किया। एक वन मैन शो जैसे करके इन्होंने जो किया, वो तो आप यूएमएल पार्टी भी देख सकते हैं। वो ओली को तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकते थे वहाँ पे। सो ये जो एक इन्होंने खुद अपने पार्टी में एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस नहीं की, इससे तो लोग बहुत परेशान थे।